गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे। और संविधान में हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसका भाग 1 हमने कल पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग 2 है। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग 2। तो देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग 2। भाग 1 हमने कल पढ़ लिया था, तो आज का है भाग 2। और उद्देशिका में देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कि ये प्रावधान संविधान में कहाँ पे दिया हुआ है। उद्देशिका भारत राज्य को कल्याणकारी प्रगति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। जो उद्देशिका है वो नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय संपूर्ण रूप से देना सुनिश्चित करते हैं। किसी भी प्रकार की अर्हता के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं है। मतलब सार्वभौम वयस्क व्यक्तियों के मताधिकार का प्रयोग करके राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण, पिछले जो नागरिक हैं उनके लिए आरक्षण कौन से, अनुच्छेद 15 के 4 में जो नागरिकों के लिए आरक्षण कौन से में, अनुच्छेद 15 के भाग 4 में। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में। और अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत का जो उन्मूलन है वो अनुच्छेद 17 के द्वारा सामाजिक न्याय दिया गया है। तो ये भारत की संविधान की उद्देशिका थी, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों या गरीब लोगों को या मतलब जो भी कमज़ोर लोग हैं उनको न्याय, मताधिकार का और ये अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का न्याय इन इन अनुच्छेदों में दिया गया है। सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। जो संविधान में जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है उनमें आर्थिक न्याय सभी लोगों को दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो 1917 में रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति होने का कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वंचित रखा जा रहा था। तो इस कारण से ये क्रांति हुई और इस क्रांति से सबक लेते हुए भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा ने यहाँ पर भारतीय संविधान में प्रावधान किया या अधिकार दिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के, जो 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित होकर लिए गए थे। अब दूसरा देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है, तो प्रथम देखते हैं स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है। बिल्कुल सबको स्वतंत्र रहना समाज की विशेषता है, अनिवार्य है, जो कि व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायक सिद्ध होती है। तो अगर आदमी स्वतंत्र विचार रख सकता है या स्वतंत्र कार्य कर सकता है, उसको हर प्रत्येक कार्य में स्वतंत्रता होगी, तो उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा और उसका आध्यात्मिक पक्षों में भी विकास में सहायता मिलेगी। वो निश्चित होकर के स्वतंत्र मन से किसी भी कार्य को कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का विवरण या वर्णन किया गया है, जो लोगों को दी गई है। और अनुच्छेद 25 से और 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता सभी लोगों को देना सुनिश्चित किया है कि धार्मिक आधार पर वो किसी भी धर्म को किसी भी रूप से मान सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में देख लेते हैं। तो समानता का अर्थ होता है समाज के
किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध इसके अंदर दिए गए हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो समानता है वो है मतलब सभी जो लोग हैं भारतीय निवासी जो है उनको बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किया जाने का एक उपबंध भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। जब तक प्रतिष्ठा व अवसर की समानता नहीं है तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसे समान सभी के साथ में अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक स्वतंत्रता रूपी जो फल है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब तक भारत के नागरिक पूर्ण स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते। तो इसका प्रावधान भी संविधान के अंदर किया गया है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य सूची किसी भी विभेद को अवैधानिक घोषित करता है। इसका अनुच्छेद 15 के अनुसार ये मतलब ये उसमें संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 15 में कि भारतीय संविधान केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ही राज्य सूची में विभेद करने को अवैधानिक घोषित करता है और ये अनुच्छेद 15 के अंदर इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही समाज के उपेक्षित वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने हेतु संसद ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कानून बनाए हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर क्या है, जो उपेक्षित समाज है, जो आज के वक्त में जो SC, ST, OBC या एक तरह से दलित शब्द का जो प्रयोग किया जाता है तो उनको मतलब मुख्य धारा में या सभी जो अपर कैटेगरी है जो आजकल स्वर्ण कहते हैं अपने आप को, उनके बराबर में लाने के लिए संसद ने सभी ये SC, ST, OBC को के लिए जो संविधान की निर्मात्री सभा थी उसने विशेष अधिकार प्राप्त दिए गए हैं संविधान के अंदर ताकि ये भी आगे बढ़ सके। यह संरक्षणात्मक विभेद अर्थात उक्त वर्गों की संरक्षण हेतु किया गया सकारात्मक भेदभाव है। तो ये इसको कई मतलब दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे कि भेदभाव किया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में महिला तथा पुरुषों को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन, समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 39 है उसमें आदमी और महिलाओं के लिए समान कार्य करने के समान साधन और समान कार्य का समान वेतन उनको दिया जाए, इस तरह का अधिकार अनुच्छेद 39 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषता है। विशेषताएं देख लेते हैं। तो लोक प्रभुता पर आधारित है, बिल्कुल पब्लिक का संविधान है। पब्लिक के लिए ये मतलब पब्लिक को सभी प्रकार के अधिकार इसमें दिए हुए हैं। निर्मित है, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बिल्कुल लिखित संविधान है, ऐसा नहीं कि किसी बात को बोल दिया और कि भाई ये कानून, ऐसा नहीं। लिखित में संविधान बना हुआ है और ये सर्वव्यापक है, सर्वाधिक सभी लोग इसको मानते हैं और पूरे देश के अंदर इसका पालन किया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी और आंतरिक दबाव के ये मतलब संविधान के अंदर प्रावधान है कि किसी भी दबाव को बिना महसूस किए हुए लोगों के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब भारत की जनता के लिए ये अधिकार के और अवसर प्रदान करता है। समाजवादी है, सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए भी ये भारतीय संविधान की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष राज्य, सभी धर्म को सर्वधर्म समभाव की भावना भारतीय संविधान के अंदर है। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है। जो कठोर ऐसा मतलब कठोरता और लचीलापन मतलब किसी भी कानून को मनवाने के लिए कठोर भी है और उसको मतलब किसी व्यक्ति पर दया दिखाने के लिए लचीलेपन का भी झलकता है भारतीय संविधान के अंदर।
एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एकात्मक है लेकिन है संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के अनुसार संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसद के अंदर मतलब जो भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है कि संसद होगी, संसद के 3 भाग हो गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर दी गई है। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मूल अधिकार है 6 अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, ये भारतीय संविधान के अंदर दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र अभिकरण, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर है, लेकिन वर्तमान समय में न्यायपालिका भी ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्र नहीं रही है। कुछ पूंजीपतियों या पैसे वाले व्यक्तियों के इशारे पर भी काम करने लगी है, या अन्य अभिकरण जो है, अन्य एजेंसियां जो है, वो भी ऐसा प्रतीत होता है वर्तमान समय में कि ये भी स्वतंत्र नहीं रही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ, कि सांप्रदाय के आधार पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। सभी वयस्क लोग, भारत के वयस्क लोग जो है 18 साल से ऊपर, वो वोट देंगे और उसके आधार पर प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर के चुना जाएगा। इकहरी नागरिकता, एक नागरिकता रख सकते हैं। संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय और अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं ताकि ये वर्ग भी सभी वर्गों के समान आकर के मतलब पहुंच सके या उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके जो अपर कास्ट या अन्य वर्गों के पास है। एक राष्ट्रभाषा है भारत के अंदर, राष्ट्रभाषा हिंदी। पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्रभाषा का जिक्र है, एक ही राष्ट्रभाषा को माना जाता है। इसके पश्चात अब देखते हैं भारत की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है और कौन कौन सी। तो कुछ अनुसूचियों के बारे में हम देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची क्या है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य और संघीय क्षेत्रों के उल्लेख किया गया है। द्वितीय जो अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक तथा लेखा महापरीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख दिया गया है। तो जो द्वितीय अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक के जो अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यों में राज्यपाल हो गया, लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उनका उपाध्यक्ष हो गया, और राज्यसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा उपाध्यक्ष हो गया, और इसके बाद में विधानसभा में जो अध्यक्ष बैठता है या उनका उपाध्यक्ष हो गया, और विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति हो गए। उच्च न्यायालय, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के जज हो गए, और भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, इन सभी को जो वेतनमान मिलते हैं उसका उल्लेख द्वितीय अनुसूची के अंदर किया गया है। तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की व्यवस्था है। जो भी प्रतिनिधि भारत की जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, और वो लोग जो शपथ लेते हैं भारतीय संसद में या राज्यों की विधानसभा में जाकर के, तो उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण है। तो जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर राज्यों और संघ केंद्र के जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं उनका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है हमें? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची जो है आपकी, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान
इसके अंदर दिया गया है। तो ये जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग रहते हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। सातवीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषयों का उल्लेख है कि भारत में जो शक्तियां है वो संघ सूची केंद्र के पास, राज्य सूची राज्यों के पास और संवर्धित सूची भी केंद्र, संवर्धित सूची के जो विषय उनमें से अधिकतर केंद्र के पास है। तो इन जो अधिकारों के जो विषय है वो सातवीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है जो भारत में बोली जाती है। 22 भाषाएं, उनका भाषाओं का उल्लेख जो है आठवीं अनुसूची में है। नौवीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। देखिए, जो नौवीं अनुसूची है वो नौवीं अनुसूची में क्या है, राज्य द्वारा किसी की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, उन विधियों का उल्लेख इसके अंदर किया गया नौवीं अनुसूची में। लेकिन इन विधियों को क्या है, न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, इनके अगेंस्ट केस लड़ा जा सकता है। और ये जो संविधान, ये संशोधन जो किया गया था वो संविधान के पहले संशोधन में किया गया था। उसके बाद में जो आगे है 10वीं अनुसूची, तो जो है 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल को रोकने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो दल बदल होते हैं, जो भारत के जो भी प्रतिनिधि है वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीतने के पश्चात वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, उनको रोकने के प्रावधान क्या है, दल बदल, जो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और दिसंबर 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधानों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। तो क्या है, 10वीं अनुसूची के अंदर जो जनप्रतिनिधि है जो किसी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में किसी दूसरी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, ऐसे दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची के अंदर प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो 10वीं अनुसूचियों की धज्जियां वर्तमान समय में जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पार्टियां उड़ा रही है कि किसी भी पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो दूसरी पार्टी में जाकर के मिल रहा है और सरकार बना रहे हैं। तो इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो 10वीं अनुसूची का सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है। 11वीं अनुसूची जो है इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 73वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। पहले पंचायती जो राज व्यवस्था, पंचायतों में जो ग्राम पंचायत हो गया, विधान परिषद हो गया, मतलब जो छोटे नीचे स्तर के जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उनका निर्वाचन भारतीय जनता करते हैं। जैसे पंचायती स्तर पर प्रधान और सरपंच की व्यवस्था की गई है। तो ये जो प्रावधान किया गया था वो 11वीं अनुसूची के अंदर 73वें संविधान संशोधन के अंदर किया गया था। इसके बाद में आपके 12वीं अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची क्या है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और ये प्रावधान किया गया था 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था 74वां, और उसके अंतर्गत ये 12वीं अनुसूची के अंदर ये चीजें जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग 2। तो भाग 1 और भाग 2 में मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और तो इसी कारण से आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अगली क्लास के लिए मेरे साथ में। अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं भारतीय राज व्यवस्था के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।